नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर है। 23 जनवरी को होगी धामी सरकार की कैबिनेट बैठक। सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी कैबिनेट बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। तो सुबह 11:30 बजे से यह अहम बैठक शुरू होने जा रही है। 23 जनवरी को मंगलवार का दिन है और ऐसे में बता दें कि कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो 23 जनवरी से धामी कैबिनेट की बैठक जो है वो होगी और 11:30 बजे से शुरू होगी बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। जानकारी निकल के सामने आ रही है। मंगलवार के दिन धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। 23 जनवरी को सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। और उत्तराखंड में साल की पहली बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी से उत्तराखंड की वादियां गुलजार हो चुकी है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है और ये पूर्वानुमान उनका सच साबित हुआ है। चारों धामों में हुई है बर्फबारी। 3000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से यात्रियों और स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। पहाड़ों में बर्फबारी होने से प्रदेश में ठंड बढ़ चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में आज के लिए कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। तो बर्फबारी का इंतजार हो रहा था लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही थी और अब ये 3 तस्वीर निकल के सामने आ रही है। बर्फबारी की तस्वीर है। चारों धामों में बर्फबारी हुई है। साल की पहली बर्फबारी है। हालांकि इसकी वजह से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ चुकी है लेकिन बर्फबारी के बाद खुशी का माहौल नजर आ रहा है। चूंकि साल की पहली बर्फबारी है वो भी जनवरी में शुरू हुई है। तकरीबन जनवरी खत्म होने वाली है और ऐसे में लोगों के अंदर खुशी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित हुआ है। तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, आखिरकार बर्फबारी हो चुकी है, लोगों के अंदर खुशी की लहर। देखिए, बिल्कुल 17 और 18 का जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था, जिसमें जो बर्फबारी है वो उछले जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल रही है और उसी के तहत बुधवार के दिन के बाद बर्फबारी देखी गई। औली साथ साथ चारों धामों में जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर भी बर्फबारी देखी। और औली की बात करूँ क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक जो पर्यटन है वो यहाँ पर आता है और ऐसे में यहाँ पर 2 इंच तक जो बर्फबारी है वो देखने को मिली। तो कहा जा सकता है जो साल की पहली बर्फबारी थी, इससे पहले दिसंबर माह में जो बर्फबारी देखने को मिली थी उसके बाद अब 1 महीना बीतने के बाद ये बर्फबारी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ों की ठंड है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जो शीतलहर है वो देहरादून सहित जो पहाड़ी क्षेत्रों हैं वहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करूँ तो वहाँ पर कोहरे का आज भी अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी जैसे ज़िलों में आज भी कोहरा देखा गया है और अभी तक हरिद्वार जैसे ज़िले में और उधम सिंह नगर में अभी तक जो धूप है वो नहीं निकली है। तो कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्र की मैं बात मानूँ तो सुबह सुबह पाला पड़ने से काफ़ी जो लोग हैं उन्हें दिक्कतें का सामना आज झेलना पड़ा क्योंकि जो बर्फ़ है वो सड़कों पे देखने को मिली, जिससे जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जो स्लिप होने की कगार पे थी। लेकिन लोगों जो पुलिस प्रशासन है वो भी सतर्क है और कहीं ना कहीं जो टुकड़ियाँ हैं वो भी लगाई गई है और लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की जो नसीहत है वो दी जा रही है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो चारों धामों सहित हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली, हर्षिल, तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली जैसे जो ज़िले हैं उसमें बर्फबारी देखने को मिली है। लेकिन जो उत्तराखंड के जो किसान हैं और साथ साथ कहा जा सकता है कि अगर गर्मी में हमें पानी की अत्यधिक ज़रूरत होगी तो बर्फबारी की बहुत ज़रूरत है और साथ साथ जो बारिश की बहुत आवश्यकता है। अगर किसानों की बात की जाए तो किसान अभी फ़िलहाल जो बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो बर्फबारी से कहीं ना कहीं जो ठंड है वो बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों में भी क्या ठंड बढ़ चुकी है, शीतलहर महसूस की जा रही है। कोहरे को लेकर क्या अपडेट है? ये कोहरे को लेकर अगर मैं बात करूँ तो 4 दिन का जो अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें से 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन का अभी फ़िलहाल जो अलर्ट है वो है, जिसमें 17 और 18 को जो कोहरा है वो घना कोहरा देखा जा सकता है, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर है। और हरिद्वार से जो तस्वीरें सामने आ रही है कहीं ना कहीं चिंता विषय है कि सुबह के वक्त अगर 6 से 7 बजे की बात की जाए हरिद्वार में तो विजिबिलिटी बिल्कुल 0 के बराबर थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कोहरा है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हाईवेज़ में वो 0 विजिबिलिटी अभी भी दिखाई दे रही है। तो
सूर्य उदय का वहाँ भी इंतज़ार किया गया है कि जब सूर्य आए और कोहरे की जो छटा छाई हुई है मैदानी क्षेत्रों में वो ख़त्म हो। लेकिन बुधवार शाम से अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मौसम है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आया है। पहली बर्फबारी देखने को मिली है, उससे वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और मैदानी क्षेत्रों में भी यही हाल है। अगर देहरादून की बात करी जाऊँ तो यहाँ पर धूप जरूर निकल चुकी है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी समस्याएं अत्यधिक है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी धूप जो है वो निकल चुकी है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों के लिए अभी भी समस्या बनी हुई है क्योंकि कोहरे की चादर अभी भी छाई हुई है और ऐसे में जो लोग हैं वो घर में बंद रह चुके हैं। कई स्कूलों की छुट्टी भी कल रखी गई थी, लेकिन आज अभी फिलहाल उसकी सूचना नहीं आई कि स्कूल की छुट्टी आज भी है, लेकिन कल रखी गई थी जिलाधिकारी द्वारा। आज भी अगर हरिद्वार की बात की जाए तो कोहरा छाया हुआ है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो घरों से निकलने से बच रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर दिक्कतें अभी फिलहाल हैं। जी बर्फबारी कब तक होगी, क्या जानकारी मिल पा रही है तुषार इसको लेकर? देखिए 17 और 18 का जो अलर्ट है वो जारी किया गया था मौसम विभाग द्वारा और उनके द्वारा ये लिखा गया था, कहा गया था और पूर्वानुमान किया गया था कि चमोली, उत्तर रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ सहित जो पर्वतीय क्षेत्र है 3000 फीट से अधिक की जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और बुधवार शाम से अगर बात करूँ तो बर्फबारी देखने को मिली। जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जो बारी है वो फिलहाल रुक चुकी है, लेकिन केदारनाथ की बात करूँ सबसे हाइट में वही है तो वहाँ पर जो बर्फबारी है अभी भी जारी है। गंगोत्री की बात करूं, गंगोत्री में थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है, यमुनोत्री में भी हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन अत्यधिक जो बर्फबारी देखने को मिलती थी जनवरी माह में वो देखने को अभी भी फिलहाल नहीं मिल रही है क्योंकि बरसात नहीं हो रही है मैदानी क्षेत्रों में। और इसी का कारण है जो कोहरा भी फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं बरसात की जो मौसम विभाग है, किसान है और आम जनमानस को अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि बरसात फिलहाल जो एक्टिविटी है फिलहाल एक हफ्ते तक नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है क्योंकि इसी वक्त अगर बात करूं तो जो छोटे हिल स्टेशन है जो 150 मीटर 1500 मीटर से अधिक की जो जितने भी स्टेशन चाहे उसमें मसूरी हो, नैनीताल हो, धनौल्टी हो, ये जैसे क्षेत्र है जहां पर अत्यधिक लोग आते हैं वहां पर अभी तक साल की बर्फबारी नहीं हुई है। मतलब इस बार विंटर्स की बर्फबारी नहीं हुई है। अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष पिछले वर्ष भी अगर इस वक्त बर्फबारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है पर्यावरण जिस तरह से लगातार प्रदूषित हो रहा है तो इसके लिए मौसम विभाग ने अगर फिलहाल बात करूं तो 17 और 18 के लिए बर्फबारी का जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। अब देखना होगा कि कितना पूर्व अनुमान जो दिया गया है वो कितना सच आगे भी साबित होगा। जी बिल्कुल, ऐसे में जो पर्यटक है वो भी पहुंच रही होंगे, उनके लिए क्या सावधानी बरतनी जरूरी हो जाती है बर्फबारी में? देखिए जैसे ही बर्फबारी का जो सूचना मिलती है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो उत्तराखंड का रुख करते हैं। अगर मैं कल परसों की बात करूं तो वीकेंड शुरू हो जाएगा, ऐसे में जो अत्यधिक गाड़ियां हैं वो उत्तराखंड का रुख कर देगी। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो भी एहतियात देता है और मौसम विभाग भी एहतियात देता है कि घने कोहरे में कृपया सावधानी से गाड़ी चलाएं और साथ साथ जो पार्किंग लाइट्स हैं वो चला के आगे बढ़े क्योंकि जीरो विजिबिलिटी होती है। ऐसे में कई एक्सीडेंट्स की जो घटना है वो अत्यधिक देखने को मिलती है। वही अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो पाला पड़ने से गाड़ियां स्लिप होती है, साथ साथ जब बर्फबारी होती है तो बर्फबारी में गाड़ियां जाम हो जाती हैं। तो वहाँ भी सावधानी से रहने की जो हिदायत है वो मौसम विभाग और पुलिस प्रशासन ने दी है। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो जगह जगह रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं कि ताकि जो लोग घने कोहरे से गुजर रहे हैं उनको आसानी हो सके और उन्हें रास्ता जो सड़क है वो दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और मौसम विभाग ने लगातार लोगों को चेतावनी दे रहे हैं सावधानी से चलने के लिए क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर हर मोड़ खतरे में होती है। ऐसे में लोगों को ये एहतियात दिए गए हैं, कृपया सावधानी से गाड़ी चलाएं। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, तुषार आगे भी आपका रुख करेंगे। और खबर चमोली से है जहां लंबे इंतजार के बाद पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र औली में बर्फबारी हुई है जिससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं बर्फबारी होने से काश्तकारों और पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। साथ ही अब उम्मीद है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा।
और खबर हरिद्वार से है, जहां जिले में शीतलहर के चलते सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिलाधिकारी धीरज सिंह गरपयाल ने आदेश जारी किया है कि आज सभी सरकारी, गैर सरकारी और आंगनबाड़ी शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी है। बता दें कि जिले में आंगनबाड़ी और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत कक्षा 9 से 12वीं तक के अतिरिक्त कक्षाएं 9 बजे से शुरू की जाएगी। बता दें कि हरिद्वार जिले में अधिक कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर है, राम मंदिर का जश्न उत्तराखंड के मदरसों में भी दिखेगा। उत्तराखंड के मदरसों में भी चलेगा स्वच्छता अभियान। सीएम धामी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जाना है। श्री राम के बारे में मदरसों के बच्चों को जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है कि सीएम धामी के निर्देश के बाद यह अभियान चलाया जाना है। उत्तराखंड के मदरसों में भी चलेगा स्वच्छता अभियान। और बता दें कि निर्देश जो है वो सूबे के मुखिया द्वारा दिया गया है और इसी के बाद से ये अभियान चलाया जाएगा। मदरसों के बच्चों को जानकारी दी जाएगी और उत्तराखंड मदरसे बोर्ड के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है। हमारे भी आराध्य हैं प्रभु श्री राम, ये मुफ्ती शमुन कासमी का कहना है। उसी के साथ उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का करें स्वागत और ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि निर्देशित किया गया है। तो श्री राम के बारे में मदरसों के बच्चों को भी जानकारी दी जाएगी। हमारे मदरसे सफाई सुथराई के अभियान से जुड़े हैं और मदरसों में हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी से रिलेटेड हमने जो लोगों को दिशा निर्देश दिया है, तो बताया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कौन थे, क्या उनके आदर्श थे। वो एक राजा का बेटा होते हुए उन्होंने जो है ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं कि अपने बाप की आज्ञा का पालन करते हुए राजपाट को छोड़ करके जंगलों में चले गए। और उनका जो जीवन है, मैं समझता हूं कि सारे देश के सामने आना चाहिए और मदरसों के लोगों को भी हम इससे परिचित करा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे आदरणीय हैं। अगर हमारे हिंदू भाइयों के वो आराध्य हैं, उनके पूजनीय हैं, तो हमारे भी आदरणीय हैं, हमारे भी बड़े हैं। मैं समझता हूं, मैं देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि हमें इस हर्ष के हमें जितना हमारे हिंदू भाइयों को हर्ष है उतना ही हमें भी हर्ष होना चाहिए। हम इसके ऊपर कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे हमारे हिंदू भाई जो हमारे सगे भाई हैं, हमारे दूध खून के रिश्ते हैं, और यही चीज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी से हमें। तो सीएम धामी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जाएगा कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। श्री राम के बारे में उनको बताया जाएगा। तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको श्री राम के बारे में जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर भारत देश की बात की जाए तो यही खास बात है भारत देश में कि अलग अलग धर्मों के और साथ साथ अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ जुट होकर रह रहे हैं और अलग अलग जितने भी त्यौहार हैं, चाहे हर अलग अलग धर्मों के हों, उनको एक साथ बना रहे हैं। और इसी के तहत 22 जनवरी को जिस तरह से राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसी के तहत उत्तराखंड में भी जो जश्न का माहौल वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अगर मैं पूरे देहरादून की बात करूँ या उत्तराखंड के कई ज़िले हैं उनकी बात करूँ तो सब लाइटों से सज चुके हैं। और साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम जो विभाग हैं, साथ साथ जितने भी परिषद हैं, उन्हें ये आदेश दिए थे कि वो 14 तारीख से यानी कि मकर संक्रांति के दिन से लेकर 22 जनवरी तक लगातार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान चलाएं। तो मंदिरों में जो स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं अब वो मदरसों में भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मदरसों के बच्चे हैं वो प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जानेंगे। और जिस तरह से मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शाबुन काजमी जी, उन्होंने ये कहा है कि जो मदरसे हैं उसमें हम स्वच्छता अभियान
अभियान चलाएंगे, साथ साथ रामचंद्र की जो जीवनी है उसके बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो सारे धर्म एक साथ होकर जो भारत देश को एकजुट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जो कोई भी धर्म को हमारी शाबुन काज़मी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा 99% जो मुस्लिम लोग हैं वो भी राम मंदिर के जो फैसले हैं वो उससे खुश हैं, और कहीं ना कहीं जो उनके हिंदू भाई हैं या फिर कहा जा सकता है कि दूसरे समाज के लोग हैं वो उनके साथ हर्ष के साथ ये 22 जनवरी का त्यौहार मनाएंगे। तो कहीं कहीं जिलों में हमने ये देखा है कि कहीं कहीं राज्यों में जो दूसरे धर्म के लोग भी हैं वो राम भारत में ही देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और राम मंदिर को लेकर हिंदू ही नहीं बल्कि बाकी धर्म भी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मदरसों में श्री राम मंदिर के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वहीं धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमुन काजमी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेरा और मुस्लिम समाज में प्रभु राम का डीएनए बताए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी सहित सीएम योगी का अभिनंदन किया है, जिनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। सुनिए। 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, और भारत देश की बात की जाए तो तमाम जो जितने भी धर्म है वो एकजुट नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष काजमी साहब जी हैं। सर, अगर बात की जाए मदरसा बोर्ड की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए थे कि तमाम जो परिषद है उसमें राम मंदिर को लेकर कार्यक्रम किया जाए। मदरसों में किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? नहीं, आज हमने मेवाला में हमारा मदरसा है जिसमें बोर्डिंग भी है, और हमने वहाँ सफाई अभियान भी चलाया वहाँ पूरे एरिया के अंदर, और वहाँ के जन भागीदारी हमारे साथ रही। महिलाएं भी रही, पुरुष भी रहे और स्टूडेंट भी रहे। और वहाँ हमने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के जो कार्य हैं वो बड़ी भली भांति लोगों में पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वहाँ कहा कि हमें इस सरकार में जितना फ़ायदा हुआ है, पिछली सरकारों ने तो हमें डराया और धमकाया है। मैं समझता हूँ कि बगैर खौफ के, बगैर भय के मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। और माननीय आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका ये मैं समझता हूँ कि 22 को जो उत्सव है, तो उसमें जहाँ हिंदू भाइयों का वो उनके आराध्य हैं, हमारे भी मर्यादा हैं, हमारे भी जो हैं वो पूर्वज हैं। और जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते तो एक ही हैं, हमारा डीएनए भी एक ही है। बार बार माननीय सरसंचालक श्री मोहन भागवत जी वो तो हमेशा से एक बात कहते रहे हैं कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, और इन भावनाओं को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें हैं कि जिन्होंने बगैर किसी भेदभाव के ये कार्य किए हैं। और तमाम देश ने, पूरे विश्व के लिए हर्ष की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, और जिसकी आस्थाएं हैं वो उसे अंजाम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें तो अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल करके हम रहते आए हैं, और हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। और हमारा मदरसा बोर्ड, हमारे मदरसों से जुड़े हुए अध्यापक गण, हमारे मदरसों से जुड़े हुए स्टूडेंट वो बहुत हर्षोल्लास में हैं। और आज भी हमने मेवाला के अंदर जो प्रोग्राम कराया, और हमारे सारे मदरसों में परिषद के से रिलेटेड जितने मदरसे हैं, बल्कि उसके अलावा भी जो और मदरसे हैं, वो भी हर्षोल्लास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राम मंदिर बनने से उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। अब रह जाती है वो लोग जो लोग राजनीतिक तौर से दुकानदारी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो अब कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुसलमान बिल्कुल उस चीज़ पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, तो उस वक्त भी लोगों ने, सारे भारत के लोगों ने कहा था, हिंदू और मुसलमानों ने कहा था कि जो भी फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। तो आज जब फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मंदिर के हक में किया है, तो मैं समझता हूं कि भारत का कोई भी मुसलमान ना नाराज है और ना खौफजदा है, ना भयभीत है। हाँ, ओवैसी जैसे लोग या उन जैसे जो उनसे रिलेटेड लोग हैं, जिनके नफे और नुकसान है, या कांग्रेस पार्टी है या समाजवादी है, कि जिन्होंने जो है पूरे
पूरे कार्यकाल के अंदर मुसलमानों को डराया और धमकाया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से डरा करके वोट बैंक बनाए रखा, आज मुसलमान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड एक ऐसी एक मिसाल बनेगा कि हमारे मदरसों में रहने वाले पढ़ने वाले हमारे बच्चे आईएएस भी बनेंगे, आईपीएस भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। वो मुख्य धारा से जुड़ करके राष्ट्र की और प्रदेश की सेवा करेंगे। सर, जैसे आपने बात करी, कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया यूनाइट डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी ये बयान दिया है कुछ दिनों पहले कि जो मुसलमान है कृपया 22 जनवरी तक बाहर ना निकले, खतरा है। किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, उनकी रोजी रोटी यही है, वो इसी के ऊपर जो है, यानी वो उनकी आइडियल जो है वो कांग्रेस है और वो कांग्रेस से ही निकले हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं के वो वोट बैंक रहे हैं और उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि भारत के अंदर यहाँ के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि वो अलग हो ही नहीं सकते। और जिस तरह से ये खौफ पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आप घर से ना निकलो, मगर आप मुसलमानों के अंदर ये खौफ क्यों पैदा कर रहे हैं? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैं जोरदार अंदाज में उनका खंडन करता हूं, उनकी निंदा करता हूं कि आपको मुसलमानों के हाल पे छोड़ दीजिए। अब ये मुसलमान भी आज मुख्य धारा से जुड़ रहा है, उसे किसी भी योजना के अंदर, आज भी हमने मदरसों के अंदर हमने एक नौजवान उठा, हमने उससे पूछा कि क्या कहीं योजनाओं में कहीं कोई भेदभाव हुआ है? उसने कहा मेरी माँ जो आज जिंदा है वो आयुष्मान की वजह से है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना ला करके तमाम गरीबों को, वंचितों को, पसमानदा लोगों को उन्हें जीने का अधिकार दिया है, वो भी जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से उन तमाम तथाकथित मुस्लिम लीडर्स से कि आप मुसलमानों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारी धरोहर हैं, इस देश की धरोहर हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक राजा का बेटा होते हुए उन्होंने वो मर्यादाएं स्थापित की हैं कि राजपाट छोड़ दिया और अपने पिता की आज्ञा के लिए। तो ऐसा राम, ऐसे हमारे राम अगर वो ये आदर्श स्थापित करते हैं तो मुसलमानों को और खास तौर से इन स्टेटमेंट देने वालों को उनका अनुसरण करना चाहिए। मैं उवैसी और बदरुद्दीन जैसे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अब इन हिंदू और मुसलमानों में मत बांटिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भी हैं, जैसे हिंदुओं के आराध्य हैं ऐसे हमारे भी आदरणीय हैं। ये कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने कई विपक्षी पार्टियों ने जो न्योता दिया गया था रामलीला को लेकर, उन्होंने वो ठुकरा दिया है। तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है विपक्षी दलों को? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आज हमने जितनी भी बातें कही हैं, हम जन सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं, सेवक लोग हैं। पूरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बैकग्राउंड एक आम आदमी की है, नीचे से निकल करके आए हैं, ईश्वरीय वरदान उन्हें हासिल है और वो श्री राम उनमें हैं और वो श्री राम की लाइफ को जीते हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के निमंत्रण को, उनके ट्रस्ट से आए हुए निमंत्रण को ठुकरा देना, मैं इसे बहुत बड़ी बदनसीबी और दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 50 साल तक नहीं, ये 60 साल तक भी अब ये सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। अब देश के अंदर वही राज करेगा, वही जो सेवक होगा। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ का सेवक अपने आप को कहते हैं, इसलिए मैं, और वो जी के दिखा रहे हैं, उन्होंने पूरे विश्व को ये मैसेज दिया है। तो ये कांग्रेस की बदनसीबी है कि कांग्रेस पार्टी ने ये इस मौके के ऊपर इस निमंत्रण को ठुकरा करके अपने ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकी है। और इनके ताबूत में कील ठुकनी ही चाहिए, इसलिए कि इन्होंने इस देश को कई 100 साल पीछे कर दिया। ये तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने आकर के इस देश को विकास की प्रगति पर लाके खड़ा कर दिया। आप देख लीजिए, उठा करके यहां से 3 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, कहीं भी चले जाइए आप। आज हमारे उत्तराखंड राज्य को देखिए और कितनी संवेदनशील सरकार है हमारी कि 41 मजदूरों की तो ऐसी मिसाल कायम की आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कि जो पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा कर रही है। हमने 41 मजदूर नहीं, 41 परिवारों को बचाया। ये इस उत्तराखंड राज्य की इस सरकार का
मेरा आखिरी प्रश्न ये रहेगा, राम राज्य की भाजपा बात करती है कि राम राज्य आएगा। राम राज्य ऐसा है कि जिसमें रोग मुक्त होगा, जो विकास की धारा है वो चौमुखी बहेगी। क्या भाजपा इसे पूरा कर रही है? आपको लगता है कि आने वाले समय में यह पूरा करेगी? 100%। मैं आपसे ये बता दूं कि राम राज्य क्या है, जिसमें कोई दुखी ना हो, जिसमें कोई बीमार ना हो, जिसमें किसी को वो अभाव की जिंदगी ना हो। ये आदरणीय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका ये जीवन रहा है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, मेरा अपना अनुभव ये है कि देश ऊपर है, देश ऊपर है, अपने आप नीचे हैं, करप्शन नीचे है, देश ऊपर है। और अगर इन पूरे 10 सालों में ये कहा जा सकता है कि करप्शन फ्री सरकार, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो सेवा के तौर से अपने आप को सेवक, यानी वो प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि सेवक समझ करके वो जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राम राज्य की झलक है ये। और मैं पूर्ण रूप से ये बात कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ वही आदर्श स्थापित करेंगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के थे। तो ये थे मदरसा बोर्ड के शाहबुन काज़मी जी, जिनका कहना है कि मदरसों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है 22 जनवरी के तहत, और साथ साथ सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर राम लला के जो प्रतिष्ठान होने वाला है उसके लिए एक उत्साह में नजर आ रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।